मित्रों, आज चर्चा करते हैं हम कि अभी कुछ समय पूर्व हमारे बीच में एक सूचना आई या न्यूज़ चल रही थी कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने एनसीईआरटी के सिलेबस में एक बदलाव किया है कि जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो जीता वो विक्रमादित्य। क्या ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है? क्या ये एक तथ्य है वास्तव में कि सिकंदर यहाँ भारत में आकर के जीता था या वो हार के गया था? और क्या सिकंदर से भी यहाँ कोई महान शासक रहा है? तो इसी विषय पर चर्चा करते हैं हम। भारत एक गौरवशाली राष्ट्र रहा है जिसकी ऐतिहासिक परंपरा बड़ी शानदार रही है, जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है। दसियों हज़ार साल का यहाँ शानदार इतिहास है और भगवान श्री राम से लेकर के वर्तमान समय तक अभी आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तक की चर्चा चल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो विषय है कि क्या सिकंदर यहाँ जीता था या उससे भी बड़ी सत्ता यहाँ मौजूद थी। वो केवल एक ऐतिहासिक तथ्य को छिपाने के लिए, एक सच्चाई को छिपाने के लिए 100 झूठ बोल करके उस तथ्य को किनारे कर दिया गया और दूसरा झूठ सामने कर दिया गया। जैसा कि आजकल भी आप देख रहे हैं कि ये कहा जाता है ना कि कोई झूठ अगर 100 बार या बार बार बोला जाए, लगातार बोला जाए तो एक सत्य मान लिया जाता है, क्योंकि अगर उस विषय की सच्चाई पीछे रह जाती है तो जो सतह पे है लोग उसी को स्वीकार कर लेते हैं। इस मामले में भी यही सत्यता है। वास्तविकता क्या है, ज़रा सोचिए कि सिकंदर मकदूनिया से आया हुआ था, यहाँ से उस फिलिप का बेटा था और उसके गुरु सुकरात थे, जहाँ से ये लोग प्रेरणा प्राप्त किए हुए थे। सिकंदर की जो सेना थी, उसका राज्य, उसकी हैसियत और उस दरमियान यहाँ भारत में जो राज्य मौजूद थे, यहाँ की सैन्य प्रणाली मौजूद थी, यहाँ की जो हैसियत थी, अगर उसकी आप तुलना करते हैं, ठीक ऐसे करेंगे जैसे कि एक हिंदुस्तान जैसा शानदार देश हो और सीरिया जैसा कोई एक लुटेरा या एक नालायक किस्म का देश हो, जिसके सामने अगर भारत की तुलना की जाए तो एक बेईमानी होगी। भारत और सीरिया कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। ठीक वैसे ही उस दौर में अगर रोम की बात की जाए, जहाँ से सिकंदर की पृष्ठभूमि आती है, भारत की तुलना में बहुत छोटा प्रदेश था, क्योंकि जिस दरमियान सिकंदर का आक्रमण होता है उसमें सीमा पे आप जान सकते हैं कि पोरस झेलम नदी के तट पे था। तो भारत की सीमा सिंध से लेकर के म्यांमार तक जाती थी। आज से भी 2 गुना बड़ा था वो लगभग उस दौर का भारत। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत की जो सैन्य प्रणाली थी उस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सैन्य प्रणाली हुआ करती थी। यहाँ तक कि भारत में बने हथियार से ही यूरोप के देशों में युद्ध लड़े जाते थे। यहीं से तलवारें दमिश्क बन के जाया करती थी, वहाँ खरीद फरोख्त होती थी। अब सोचने की बात है, जैसे आज का दौर देखिए आप, अगर आप अमेरिका से या रूस से कोई हथियार ख़रीदते हैं तो वो नंबर 1 या फर्स्ट कैटेगरी का जो हथियार होता है वो हम आपको नहीं देते हैं, वो सेकंड कैटेगरी का हथियार देते हैं, ताकि अगर उनसे कोई युद्ध करे तो अपने अपग्रेडेड सबसे अत्याधुनिक जो नवीन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ हथियार है उससे वो लड़ेंगे, और सामने वाला सेकंड जो बीत चुका है, अपडेटेड नहीं है, वो आउटडेटेड है, वो उससे लड़ने आएगा। ये बात भारत के मामले में भी हज़ारों साल पहले सत्य थी कि जो देश यहाँ से टेक्नोलॉजी लेके जाते थे, जो हथियार ख़रीद के ले जाते थे, वो भारत से बेहतर कभी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि विशिष्ट सैन्य प्रणाली यहीं थी, टेक्नोलॉजी यहीं सुरक्षित थी। अगर पोरस और सिकंदर के युद्ध की बात की जाए, जिसको इतिहास में हाइडेस्ट पीस के नाम से जाना जाता है, और पोरस के बारे में कहा जाता है कि सिकंदर युद्ध जीता, पोरस हार गया और पोरस को उन्होंने माफ़ी दे दी। पोरस की जो एक सोच थी, उनका स्वाभिमान, उस स्वाभिमान से सिकंदर खुश हो गया और पोरस को प्राणदान दे दिया। क्योंकि जब उससे पूछा गया कि आपके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, तो उन्होंने कहा निरपोचित एक राजा के साथ राजा की भांति बर्ताव किया जाना चाहिए, जबकि ये तथ्य नहीं है। परिस्थितियाँ क्या कहती हैं? परिस्थितियाँ तथ्य के बारे में स्पष्ट व्याख्यान देती हैं। जिस दौर में युद्ध होता है वो अगस्त का महीना था। झेलम नदी के तट पे युद्ध होता है सिकंदर का। झेलम नदी के तट पर आप जब अगस्त के महीने के पर्यावरण परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे, जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये बहुत ही उसमें गर्म जलवायु का क्षेत्र माना जाता है, या उसमें बरसात अच्छी खासी होती थी। रोम ठंडा प्रदेश था। ठंडे प्रदेश से आए हुए लोग यहाँ की जलवायु में और यहाँ के सैनिकों की सैन्य प्रणाली की व्यवस्था देखिए आप। भारत में चतुरंगड़ी सेना व्यवस्था थी, मतलब पैदल, घोड़ा, हाथी और रथ। सबसे अग्रिम पंक्ति में हाथियों की श्रृंखला होती थी। अब हाथियों से बनी हुई श्रृंखला से कोई पार पाना संभव है क्या? घोड़े से आने वाली जो सेना है वो हाथियों की श्रृंखला को पार कर सकती है? संभव नहीं है। ठीक वैसे जैसे कि अगर एक टैंक से सुसज्जित सेना हो, जिसकी अग्रिम पंक्ति पे टैंक लगी हो, और उसको कोई रॉयल इनफील्ड वाली बुलेट सेना से कोई उसको पार करना चाहे, असंभव सी बात है। सेम बात थी कि हाथियों से सुसज्जित भारत के पास, पोरस के पास सैकड़ों हज़ार हाथी थे उसकी सेना में, जिससे सिकंदर की सेना का पार पाना संभव नहीं था। वस्तुस्थिति ये थी कि वो युद्ध भयंकर लड़ा गया।
सिकंदर बुरी तरह पराजित हुआ। उसकी सेना 2 खंड में विभाजित होकर मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। सिकंदर को पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है, सिकंदर स्वाभिमानी किस्म का व्यक्ति था, वो इसमें दो राय नहीं है। सिकंदर वहाँ से विश्वविजयी बनने के लिए निकला हुआ था, लेकिन भारत और रोम के बीच में एक छोटी छोटी सुरक्षा पंक्तियाँ थीं। छोटे छोटे देशों को, वो देश भी ना कहिए, छोटे छोटे द्वीप टाइप के क्षेत्र थे, या ऐसे ऐसे जैसे मल्लों के बारे में कहा जाता है, छोटी जनजातियाँ थीं। छोटे छोटे श्रृंखला को जीतते यहाँ तक भारत तक पहुँचे थे। पहली बार उनका सामना पोरस जैसे एक राजा से हुआ, जिसके पास एक व्यवस्थित सैन्य प्रणाली थी। और उस राजा से जब इनकी भिड़ंत होती तो 7 फीट का वो जाट पूर्ववंश का वंशज। और भारत के राजपूतों के बारे में तो सनातनी बात कही जाती है, कभी ये सैन्य क्षेत्र से कभी मैदान छोड़ के हटते नहीं हैं, चाहे बलिदान दे दें। और बलिदान देने का कोई औचित्य ही नहीं, जब इतने सक्षम हैं ये, सामने वाली सेना इनके सामने नतमस्तक हो सकती है, तो ये क्यों? रियलिटी ये थी, वास्तविकता ये थी कि वो झेलम नदी के तट पे जो भी युद्ध लड़ा गया, सिकंदर बुरी तरह पराजित होता है और उसकी सेना भाग खड़ी होती है। और भागती हुई सेना के ऊपर तमाम छोटी छोटी जनजातियों ने हमला किया और सिकंदर नुकसान पहुंचाया। और उसकी एक टुकड़ी जो है कच्छ के रण से होती हुई जाती है और उसमें भी तबाह होती है। ये काम चाणक्य महोदय ने किया था। चाणक्य से जब पूछा जाता है सिकंदर की सेना के द्वारा कि हमको जाने का रास्ता बताइए, तो चाणक्य बताते हैं कि आपके जाने के लिए सर्वथा उपयुक्त रास्ता वो है जो कच्छ के रण से होके जाता है, इधर से कोई बाधा नहीं है। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उसके दलदल में वो समा जाती है, पूरी सेना मारी जाती है। अब बात करते हैं पोरस के क्षेत्र की। अगर ये जीते होते तो ये आगे क्यों न गए होते? आगे नंद साम्राज्य था, नंद को जीतते। लेकिन वास्तविकता ये थी, जब ये पोरस से हारते हैं, इनकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाता है कि अभी तो केवल एक पंजाब प्रांत था, सिंध प्रांत था, जिससे हम उलझ रहे हैं और यहाँ भी इतनी तबाही हमारे सामने आती है। तो नंदों के बारे में चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भी सुन रखी थी। जो भारत में आया है तो वो तो जान ही रहा होगा कि यहाँ का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन है। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी हो तो उसमें एक ऐसा उपकरण दिखाया जाता है जिसमें बड़े से पत्थर को बांध करके बड़ी दूर तक फेंका जाता है। ये हथियार नंदों के पास था। उस समय यहाँ घनानंद का शासन था और घनानंद के पास वो हथियार मौजूद था। उस हथियार से ये व्यवस्था थी, अगर लगातार पत्थरों की बारिश की जाए तो विपक्षी सेना धराशायी हो जाती थी। हम आपको बता दिया गया कि सिकंदर के तीरंदाजों ने पोरस के हाथियों को ऐसा तीर मारा कि हाथी भड़क गए और अपनी ही सेना को रौंद दिया। अरे कोई पहली घटना थी? पहला युद्ध हो रहा था क्या? हाथियों को बाकायदा सुसज्जित किया जाता था, उनके ऊपर भी अच्छे कपड़ों से और एक जाली नुमा धातु से बनी हुई आकृति से उनको ढका जाता था ताकि हाथियों को चोट ना पहुंचाया जा सके। और जो छत्रप होते थे वो बाकायदा एकदम मुंह ढका हुआ मुकुट होता था, केवल आंखें दिखती थीं। गर्दन के पास लोहे से बनी हुई खूबसूरत जालियाँ होती थी जिससे वो प्रोटेक्ट होते थे। भुजा को सुरक्षित करने वाला पूरा बख्तरबंद कवच होता था, सामने ढाल होती थी। ये पूरी ऐसी व्यवस्था थी कि तीर चलाने वाला हमारे श्रेष्ठ सैन्य कर्मियों को नहीं मार सकता था, बल्कि वो घोड़े से चढ़ के आए हुए थे। उनके पास केवल बांस की खपच्ची से बने हुए धनुष थे। और भारत के पास जो धनुष थे वो ज़मीन में गड़ा करके खड़े किए गए 6-6 फीट के बड़े बड़े धनुष थे। ये पोरस की सेना की क्षमता थी। चतुरंगड़ी सेना कही जाती थी, जिसके पास हाथी थे, रथ थे, घुड़सवार थे और पैदल चलने वाले वृक्षों पर चढ़ करके भी वार करते थे। तो हमारा जलवायु क्षेत्र था, हमको पूरा चप्पा चप्पा पता होता था कि कहाँ पर क्या किस कैटेगरी के जानवर रहते हैं क्या। सत्यता ये थी कि सिकंदर की सेना जानवरों के आक्रमण से मारी जाती है, मलेरिया से मारी जाती है, बुरी तरह तबाह होकर के भाग के जाती है यहाँ पर। लेकिन चूँकि जब इतिहास लिखा जाने लगा तो धूर्तों ने क्या व्यवस्था बनाई कि वो आपसे जीत तो पाए नहीं मोर्चे पर, बुरी तरह हारे, लेकिन इतिहास में उनको एक महान राष्ट्र के रूप में अपने को स्थापित करना था, अपने शासक को महान दिखाना था। ये स्वीकार कैसे कर सकते थे कि सिकंदर भारत आया और बुरी तरह पराजित होकर के यहाँ से भाग गया? इसीलिए उन्होंने इतिहास में हम आपको हरा दिया। शानदार राजपूतों की जो परंपरा रही है विश्व विजेता वाली, उसको उन्होंने केवल इतिहास में लिख के हरा दिया कि पोरस हार गया, सिकंदर जीत गया, सिकंदर महान था। अरे महानता कैसे होती? केवल आप आक्रांता हो करके महान हो सकते हैं क्या? आप आए, आक्रमण किया, कुछ छोटी छोटी जातियों को बर्बर कत्लेआम किए और चले गए, आप महान हो जाएंगे? महानता का आशय ये है कि आप राज्य जीतते हैं, राज्य में सालों साल सुशासन स्थापित करते हैं, कोई नई शासन प्रणाली देते हैं, राजत्व का नया कोई सिद्धांत देते हैं जिससे जनता अहोभाव में होती है। वो राजा वहाँ का महान होता है, वो राजतंत्र महान होता है। जैसे भारत में गुप्तों की परंपरा, भारत में मौर्यों की परंपरा,
ये सब महान परंपरा रही है। हम आपको बता दिया गया कि ये चंद्रगुप्त के अलावा जो अपोजिट भी से आए हुए थे ये महान थे, ऐसा नहीं।